ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा है डीजी सेट, 5वें चैप्टर में ही है। एक पार्ट जिसमें हम लाइटिंग सिस्टम को पढ़े हैं, लैम्प को पढ़े हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ लैम्प्स को देखा है, सोडियम वेपर, मरकरी प्रेशर, मरकरी वेपर था। ठीक है, तो अगला जो टॉपिक है वो डीजी सेट है, डीजल जनरेटर सेट। अब ये है क्या, इसको एक नाम और भी कहते हैं हिंदी में, डीजल जनरेटर जनित्र सेट भी कहते हैं, या इसको एक नाम और भी कहते हैं डी जेन सेट। कभी कभी एग्जाम में आ जाता है डी जेन सेट, तो जनरेटर का जेन ले लिया और सेट का सेट ले लिया तो डी जेन सेट भी आ जाता है, डी जेन सेट ऐसे करके आ जाता है। तो किसी भी नाम से एग्जाम में आता है, घबराना नहीं है। अब ये है क्या, ये कुछ भी नहीं है, बहुत आसान सा टॉपिक है। हमारे पास जनरेटर होता है, क्या करता है ये, किसी भी मैकेनिकल एनर्जी को जनरली हम क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, यही तो करता है, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। मैकेनिकल एनर्जी कहने का मतलब यह है यांत्रिक ऊर्जा, चाहे वो हम किसी भी प्रकार से प्रोवाइड करें, चाहे वो मशीन से करें या किसी भी प्रकार से करें। तो हमको फाइनली मिलता क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विद्युत ऊर्जा। ठीक है, अब एक एग्जांपल बताता हूं, समझना। मान लो ये एक खंभा है, ठीक है, पोल है, बिजली का पोल है, ये भी एक बिजली का पोल है, ठीक है, और ये भी एक बिजली का पोल है, ऐसे है, ठीक है। और ये बिजली के पोल जो है इस प्रकार से कनेक्टेड है ना, कनेक्टेड है, ठीक है। अच्छा, आपको बताया था मैंने शुरुआत में, बात याद करो कि अगर कोई कंडक्टर वायर है, कोई तार है, ठीक है, कंडक्टर वायर है, कोई तार है, मेटल का भी हो सकता है, तो उसमें अगर करंट फ्लो कर रही है आई इस वायर में, ठीक है, और इस वायर का रेजिस्टेंस है आर, तो इसमें वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, V बराबर आई आर, आपने ये पढ़ा होगा। तो अगर किसी तार में या किसी वायर में, कंडक्टर में करंट फ्लो करेगी तो उसमें वोल्टेज का ड्रॉप होता है, ये तो बात क्लियर है। तो भाई ऊपर जो मैंने बनाया ये क्या है, ये भी तो एक तरह का वायर ही तो है सब। तो जब करंट यहां से यहां तक, मैंने बताया कि पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ठीक है। तो अगर पॉइंट ए से पॉइंट सी तक आ रहे हैं, चाहे बी से सी तक आ रहे हैं, तो इस क्रम में जो वायर कंडक्टर है इसमें भी क्या होगा, वोल्टेज का ड्रॉप होगा, वोल्टेज का ड्रॉप होगा। अच्छा, ये रेजिस्टेंस का मान किस पे डिपेंड करता है, अगर मैं थोड़ा सा और बता दूं आगे, तो हमने एक फार्मूला पढ़ा रेजिस्टेंस के लिए, रो एल अपॉन ए। एल क्या है, वायर की लंबाई, वायर की लंबाई एल। ए क्या है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी वायर की मोटाई कह लो, ठीक है। और रो क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, यानी कि यह पदार्थ के नेचर पे डिपेंड करता है, प्रकृति पे डिपेंड करता है। जैसे पदार्थ, कंडक्टर हमारा किसका बना है, सोने का बना है, चांदी का बना है, कि एल्यूमिनियम का है, कि कॉपर का है, ठीक है, हाँ, या किसी और धातु का बना है, किस धातु का बना है उस पर निर्भर करेगा रो का मान। तो मुख्यतः ये एल लंबाई पे निर्भर कर रहा है, मोटाई पे निर्भर कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यह जो तार है, ये वायर है, इसकी कुछ ना कुछ लंबाई है, कुछ ना कुछ मोटाई है, तो इसमें वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है, V बराबर आई आर। क्लियर है, ठीक है। अब ये समझ लो, छोटा सा पॉइंट बस है, कि मान लो बेटा पॉइंट ए पे वोल्टेज था 500 वोल्ट, ठीक है, पॉइंट ए पे, लेकिन जब करंट फ्लो कर रही है वायर से द्वारा, वोल्टेज का ड्रॉप होगा, भाई वोल्टेज का ड्रॉप होगा, तो पॉइंट बी तक आते आते मान लो वोल्टेज हो गया 450 वोल्ट।
और पॉइंट सी तक आते आते वोल्टेज हो गया कितना 400। मैं एग्जाम्पल से बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे जैसे बढ़ेंगे वोल्टेज क्या होगा, ड्रॉप होगा, वोल्टेज में कमी होगी। पहले वोल्टेज था मान लो यहाँ 500, यहाँ आते आते कुछ और कम हो गया, इसे आते आते कुछ और कम हो गया। याद करो हम घरों में स्टेबलाइजर का पहले ज़्यादा इस्तेमाल या अभी भी करते हैं, बट अभी तो कम हो गया है, ऑटो चूँकि इलेक्ट्रॉनिक हो गया है। स्टेबलाइजर क्या होता था हमारे घर में, जनरली क्या होता था कि हमारे घर तक आते आते वोल्टेज का मान बहुत कम हो जाता था, तो हम क्या करते थे, स्टेबलाइजर का इस्तेमाल करते थे। वो क्या करता था कि जैसे कि हमारे घर में मान लो 220 वोल्ट चाहिए और हमारे घर पे पहुंच रहा है 190 वोल्ट, तो 190 वोल्ट तो कम हो गया। तो स्टेबलाइजर क्या करता था कि जो यही कमी है इस कमी को पूरा करने का काम करता था, स्टेबलाइज कर देता था, वोल्टेज के मान को बढ़ा देता था 220 230 वोल्ट। तो याद करो कभी कभी स्टेबलाइजर जब हम लोग ज़्यादा करते, बहुत तेज़ घर में लाइट आने लगती थी, तो कहते थे भाई बल्ब वल्ब जल जाएगा या बंद करो, टीवी खराब हो जाएगी, या ऐसे कुछ बातें होती थी पहले, अगर आपको याद होगा तो। स्टेबलाइजर को इतना हम लोग रखते हैं कि 220 230 के आसपास रहे, ऐसा नहीं 250 कर देंगे, कर सकते हो तो आपका इक्विपमेंट खराब हो जाएगा, ज़्यादा वोल्टेज प्रोवाइड कर दोगे तो, है ना। तो वही चीज़ यहाँ भी है कि वोल्टेज जो है 500 है, 450 है, 400 वोल्ट आया। तो अब हमको अगर कोई प्रॉपर हमको रिक्वायरमेंट थी 500 वोल्ट की और हमें कितना मिल रहा है 400 वोल्ट, तो क्या हमारा काम हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो उसके लिए हमको अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होगी, अतिरिक्त इलेक्ट्रिकल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, विद्युत इलेक्ट्रिकल पावर की रिक्वायरमेंट होगी। क्योंकि जो पावर प्लांट से दूर से बिजली पॉइंट ए से हमारे मोहल्ले या हमारे जहाँ तक भी आ रही, इंडस्ट्री तक आ रही है, उसमें तो वोल्टेज का ड्रॉप होता चला जा रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम फिर डीजी सेट का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ रहा है? इससे क्या होगा, एक हमारे पास डीजल इंजन होगा, डीजल इंजन होगा, एक जनरेटर का सेट होगा, उसके साथ साथ डीजल को चलाने के लिए फ्यूल होता है, ईंधन की आवश्यकता होती है इंजन को चलाने के लिए। तो उसके लिए फ्यूल कंट्रोल होगा, बाकी एक्सेसरीज होंगी, जैसे मोबाइल खरीदते हो ना तो उसके साथ चार्जर मिलता है, ईयरफोन मिलता है आपको, ठीक है, और कुछ मिल जाता होगा मान लो, या लैपटॉप लेते हो, ऐसे ही जो भी रिक्वायरमेंट इसका एक्सेसरीज होंगी वो होगा। इसको कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल होगा, कंट्रोल सिस्टम होगा। और जनरेटर को कितना चलाना है, कितना रखना, ऑटोमेटिक कंट्रोल के साथ साथ इसको एक्साइटेशन प्रोवाइड करना होता है, यानी कि चलाना है जनरेटर को, एक्साइटेशन का सिस्टम होगा। इस पूरे अरेंजमेंट को ही डीजी सेट कहा जाता है, जिसमें डीजल इंजन है, जनरेटर है, फ्यूल कंट्रोल है, बाकी एक्सेसरीज है, फाउंडेशन है, ठीक है, कंट्रोल यूनिट्स लगे हैं, एक्साइटेशन यूनिट्स लगे हैं। इन सबको सम्मिलित रूप से ही डीजी सेट कहा जाता है। ऑलराइट, अब ये क्या करेगा, जनरेटर का काम मैंने बताया। जनरेटर का काम क्या होता है कि किसी भी मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अब बेटा ये करेगा कि हमको ये इलेक्ट्रिकल पावर जो है वो आउटपुट में मिलेगा, ठीक है। तो हमको मान लो रिक्वायरमेंट थी 500 वोल्ट की, पिछले वाली स्लाइड में मैंने बताया, बट वोल्टेज का ड्रॉप होकर के हमको मिल रहा है 400, तो इस अतिरिक्त 100 की जो आवश्यकता की पूर्ति होगी वो डीजी सेट के द्वारा होगा। डीजी सेट के द्वारा 100 वोल्ट की आवश्यकता की पूर्ति की जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो ये डीजी सेट का एक बहुत प्राइमरी काम होता है। कैसे वर्क करता है, क्या होता है, अभी वो बाद में डिस्कस करेंगे। पहले ये क्यों रिक्वायरमेंट है, क्या आवश्यकता है, क्यों पढ़ रहे हैं, पहले ये जानना है ना, उसके बाद तो बाकी चीज़ें हैं, रटने वाली चीज़ें तो है ही, ठीक है। एक बार याद करो बेटा, अगर तुम्हें याद होगा 2016 की बात है, इंडिया में ब्लैकआउट हुआ था, ब्लैकआउट, अगर तुम्हें याद हो। उस समय क्या हुआ था कि ग्रिड फेल हो गया था, जो ग्रिड होता है फेल हो गया था, इलेक्ट्रिसिटी मतलब हर जगह 2 दिन के लिए, लगभग 1.5 2 या 3 दिन के लिए कट गई थी,
2 दिन के लिए, 2016 की बात है ये, ठीक है। आप लोग 9th-10th में रहे होंगे, याद नहीं होगा। उस समय मैं दिल्ली में था, तो वहाँ मेट्रो वेट्रो सब बंद हो गई थी। बहुत पहली बार ऐसा हुआ था कि 2 दिन के लिए मेट्रो नहीं चली थी। तो ये जो ग्रिड फेल होना होता है, तो ग्रिड है क्या, ठीक है। ये जो ब्लैकआउट होता है, ये ब्लैकआउट क्यों होता है, मतलब बिजली जो इलेक्ट्रिसिटी है कंप्लीटली बंद हो गई है आना, मतलब कहीं भी इलेक्ट्रिसिटी का कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूशन बंद हो गया है। देखो ये पावर हाउस है हमारा, यानी बिजली घर है जहाँ बिजली बनती है। ये पावर हाउस 1 है, ये पावर हाउस नंबर 2 है, ये पावर हाउस नंबर 3 है। एग्जाम्पल के लिए मान लो 3 पावर हाउस है, इन तीनों से बिजली बन रही है, बिल्कुल बन रही है भाई, तीनों से बिजली बन रही है। लेकिन ये तीनों बिजली क्या होती है, या तीनों इलेक्ट्रिसिटी है, वो डायरेक्ट कस्टमर या कंज्यूमर तक नहीं जाती है। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम एक जगह अपने साथ ला करके समिंग पॉइंट पे, यानी कि जोड़ बिंदु पे ले आते हैं। एक जगह इसको हम कंट्रोल करते हैं, या समझ लो कि इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करना सही वर्ड नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को इकट्ठा नहीं कर सकते हो, बस समझ लो कि सारी की सारी इलेक्ट्रिसिटी को एक ही कॉमन बिंदु पे ले आते हैं, जिसे हम ग्रिड कहते हैं, ठीक है। मतलब आसपास के इलाके में इलेक्ट्रिसिटी, जैसे छोटे छोटे ग्रिड होते हैं, बड़े बड़े ग्रिड भी होते हैं। जो मेजर ग्रिड होते हैं, जैसे कि भारत का नक्शा अगर आपको देखो ध्यान से, तो भारत को अगर हम थोड़ा सा तो देखें, तो भारत की स्थिति ऐसी है ना कि भारत में, थोड़ा गंदा सा बन गया है, भारत में एक नॉर्थ का ग्रिड होगा, एक साउथ का होगा, एक वेस्ट का होगा, एक ईस्ट का होगा, एक साउथ ईस्ट का होगा। मतलब ऐसे करके मेजर मेजर इंडिया में एक सेंट्रल का होगा। पूरे भारत में 5 या 6 प्रकार के, 6-7 प्रकार के, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है, ग्रिड होते हैं। समझ रहे हो, ये ग्रिड जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी इनके आसपास में प्रोड्यूस होती है, जितनी भी यहाँ पे आसपास में पावर प्लांट है, वो सारी की सारी इलेक्ट्रिसिटी इन्हीं ग्रिड पे आती है, ठीक है। ये पूरा ग्रिड का जाल होता है, समझ रहे हो। ये जो डॉटेड लाइन है बेटा ना, ये है ग्रिड, सॉरी ये है पावर स्टेशन है, ठीक है, पावर स्टेशन है। अब इंडिया में बहुत सारे पावर स्टेशन हैं, तो अपने जो नियरेस्ट हमारा ग्रिड होगा, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को ये ट्रांसफ़र करेंगे। आपने एक कंपनी का नाम सुना होगा, अगर आप लोग तैयारी करोगे फ्यूचर में, एग्ज़ाम दोगे कंपटीशन का, तो उसका एग्ज़ाम इलेक्ट्रिकल वाले भी देते हैं, सिविल वाले भी देते हैं, बट इलेक्ट्रिकल की तो गोल्डन जॉब कही जाती है गवर्नमेंट के सेक्टर में। PGCIL, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, ऐसे करके है, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड करके है, PGCIL, पावर ग्रिड। सहजनवा में पावर ग्रिड का एक है, यहाँ पे छोटा सा ऑफिस है, और यहाँ छोटा सा ग्रिड है, सहजनवा में भी है, ठीक है। वहाँ पे आप कभी जाना देखना, तो आपको कुछ आइडिया लगेगा वहाँ कैसे क्या होता है। वहाँ की कॉलोनी वगैरह देख सकते हो, गवर्नमेंट ऑफिस वगैरह वहाँ बने हुए हैं। तो PGCIL क्या करता है, ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि भारत सरकार का एक उपक्रम है, PSU है। तो बाकी जगह से जो भी स्टेट से जो भी बिजली होती है, इस क्या करता है, इसको ये परचेज करता है, और परचेज करने के बाद फिर ये अलग अलग स्टेट को, अलग अलग इंडस्ट्री को जो बेचना होता है, जो सेलिंग करना होता है, फिर ये PGCIL करता है। समझ रहे हो बात को, मतलब बाकी इलेक्ट्रिसिटी जो है पावर प्लांट से है, इसने परचेज कर लिया, पावर हाउस से बिजली इसने खरीद ली, और बाकी जगह किसी को अगर हमें प्रोवाइड करना है, तो PGCIL क्या करता है, उस लोकेशन पे या उस स्टेट को या उस ज़िले को, जहाँ भी हमको जिस तरह की आवश्यकता, जहाँ डिमांड होती है वहाँ करते हैं। तो 2016 में क्या हुआ था कि ये जो साउथ वेस्ट वाला है, शायद ये वाला जो था ग्रिड, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है, ये ग्रिड फेल कर गया था, ठीक है। फेल करने का मतलब था कि ये वर्किंग में नहीं था। तो क्या होगा, बिजली का उत्पादन तो कर सकते हो, लेकिन पहुंचाना भी तो है। ऐसा तो है नहीं कि उसको हम उत्पादन कर दिए, मेरा काम खत्म हो गया, समझ रहे हो। तो यही ग्रिड होता है। अब ग्रिड को मान लो रिक्वायरमेंट है, ग्रिड को रिक्वायरमेंट है मान लिया 1000 मेगावाट की,
मान लो, ठीक है। और करते 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 ड्रॉप होते होते वोल्टेज का, और यहाँ पे किसी तरह लॉसेज होने लगे, और लॉसेज होते होते यहाँ पे 9500 मेगावाट या 9900 कुछ और मेगावाट की आवश्यकता पहुँच रहा है, समझ रहे हो। रिक्वायरमेंट थी 1000 की, और सॉरी 950 होगा, या इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, 990 मेगावाट जो है वो पहुँच रहा है, फॉर एग्जाम्पल समझ लो। डिफरेंस कितने का है? 10 मेगावाट का। तो ये 10 मेगावाट ऊर्जा कौन प्रोवाइड करेगा, ये एनर्जी कौन देगा? ये देगा हमारा डीजी सेट, ठीक है। वो कौन देगा? हमारा डीजी सेट। आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि डीजी सेट का मेन हमारा क्या होता है। अगली क्लास में डिटेल में और बता देंगे, कुछ पूछना होगा तो पूछना, ठीक है।